बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमने शॉर्टली रेडिकल इस रेडिकल तक पहुंचना हो तो उसके लिए क्या कोई तरीका है कि हम एक शॉर्ट या एक टेस्ट से या कोई एक रीजन दो रीजन यूज करके टेस्ट का रेडिकल का आइडिया ले सके। एक तो हम प्रॉपर वे से हम सारी डिस्कशन पीछे कर आए हैं। तो अब दूसरी जो उसकी वे है कि अभी जैसे एक टेस्ट इसके लिए रखा जाता है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो है इसमें है काफी कि ये हमें जो है काफी हद तक रेडिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। जैसे यहाँ उसने दिया है कि आप मिक्सर का सोल्यूशन लें, उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करें तो आपके पास जो है अगर प्रेसिपिटेट नहीं आते तो ये फिर बाइकार्बोनेट है, नाइट्राइट है, एसीटेट है, नाइट्रेट है और सल्फेट है जो प्रेसिपिटेट नहीं देते। और अगर प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं तो फिर बाकी ये सारे जो है ना, अब देखना एक दो तीन चार पाँच, 14 में से 5 रेडिकल टेस्ट नहीं 50 नहीं दे रहे, बाकी जो है वो 7 रेडिकल दे रहे हैं। अच्छा, 7 जो दे रहे हैं उनकी फिर फर्दर इस तरह है, अगर ब्लैक 50 है तो वो सल्फाइड है, अगर वो वाइट 50 है जो कि पड़े पड़े ब्लैक हो जाती है सिल्वर ऑक्साइड बनने की वजह से तो वो थायोसल्फेट है, और अगर वो पेल येलो है तो वो ब्रोमाइड है, अगर वो येलो है तो वो आयोडाइड भी हो सकता है और फास्फेट भी हो सकता है, और अगर वो वाइट 50 ऐसी है जो परमानेंट है, वाइट ही रहती है, ठीक है, तो वो फिर ये रेडिकल हो सकते हैं 4। अच्छा, उनको फिर कैसे हम फर्क कर सकते हैं वो भी है कि वाइट 50 आपकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो जाए तो वो क्लोराइड है, लेकिन दूसरा अगर सॉल्युबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है लेकिन हीटिंग करने पे वो ब्राउन हो जाती है तो वो फिर कार्बोनेट है, ठीक है, सिल्वर का कार्बोनेट है। उससे अच्छा सिल्वर कार्बोनेट होता है ना, तो वो हीट करने पे डिकम्पोज होके ना सिल्वर ऑक्साइड और प्लस सिल्वर मेटल में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ऑक्साइड भी कुछ होगा, जो ऑक्साइड जो है वो ब्राउन ब्लैक से कलर का होता है, प्लस सिल्वर मेटल सिल्वरी सी होती है वो भी साथ आ जाता है, तो वो फिर इस वजह से उसका कलर जो है वो ब्राउन ब्राउन सा नजर आता है। अच्छा, उसी में आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालें, KMnO4 ऐड करें, और अगर KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाता है डायरेक्ट ही ऐड करने से वैसे ही हो जाता है तो सल्फाइट है, और अगर हीट करने पे होता है तो फिर वो ऑक्सलेट है, ठीक हो। तो यानी ये आपने कहा 7 रेडिकल के बारे में सिल्वर नाइट्रेट आपको एक कंफर्मेशन दे देता है कि भाई ये हो सकते हैं, तो आप एक नॉर्मल टेस्ट जो करते हैं वो करें, उसके बाद मजीद आप इनको इस टेस्ट को भी अप्लाई करके आप आइडिया ले सकते हैं ये कौन सा रेडिकल हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है स्पेशल टेस्ट फॉर सर्टन रेडिकल प्रेजेंट टुगेदर, क्योंकि हमारे पास दो दो रेडिकल इकट्ठे होंगे तो उसमें फिर हमारे पास जो है वो कौन सा रेडिकल किस तरह है इकट्ठे हैं, तो फिर कौन सा है कौन सा नहीं है इसको कंफर्म करने के लिए फिर हमें कुछ के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं, कुछ के लिए हमें एक अगर दो इकट्ठे हैं तो उनमें से एक को रिमूव करके फिर दूसरा जो है वो चेक करना पड़ेगा, दोनों एक की मौजूदगी में दूसरा नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों भी वो टेस्ट दे रहे हैं। तो इस वजह से फिर ये थोड़ी सी हमें ये चीजें भी इसमें अप्लाई करनी पड़ती हैं कि रेडिकल इकट्ठे हों तो फिर कैसे, अब जैसे पहली एग्जांपल है कार्बोनेट इनसॉल्युबल और बाइकार्बोनेट की, तो इसमें आपको पता वाटर ऐड करेंगे तो उसपे हमारे पास फर्क हो जाता है कि वाटर जो है वो उसमें कार्बोनेट इनसॉल्युबल वाला जो होगा वो हल नहीं होगा, बाइकार्बोनेट जो है वो हल हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता है, वो तो दोनों इकट्ठे मौजूद हैं, कार्बोनेट भी वहां मौजूद है बाइकर, जब आप उसमें वाटर ऐड करेंगे तो जितना साल्ट आपने लिया उसकी अमाउंट कम हो जानी चाहिए, क्योंकि बाइकार्बोनेट हल हो गया है और कार्बोनेट हल नहीं हुआ, ठीक हो गया, तो वो उसके कुछ पानी में उसमें सोल्यूशन बना गया, कुछ वैसे ही नीचे बैठा हुआ है, आप इसको फिल्टर करके अलग कर लें। अब वो जो फिल्ट्रेट है ना उसमें आपके पास बाइकार्बोनेट आया हुआ है, इसके अंदर जैसे ही आप एसिड डालेंगे तो फर्विसेंस होगी, वो आपको बता देगी कि भाई ये बाइकार्बोनेट यहाँ पहुंच चुका है। अगर सॉल्युबल कार्बोनेट हो तो वो भी यहाँ पे ही होगा, फिल्ट्रेट में ही आ जाता है वो भी इसी तरह, अगर इनसॉल्युबल कार्बोनेट के साथ सॉल्युबल कार्बोनेट हो तो वो भी इसी तरह बाइकार्बोनेट की तरह ही फिल्ट्रेट में आ जाएगा और वहां पे एसिड डालने से फर्विसेंस CO2 की शो करेगा। और जो इनसॉल्युबल वाला पार्ट था उसमें फिर आप एसिड डालें तो वहां पे भी आपको फर्विसेंस मिल जाएगी, तो ये इस बात की दलील है कि एक कार्बोनेट आपका
एक कार्बोनेट है जो कि इनसॉल्युबल है। ठीक है, इनसॉल्युबल तो हमें पता है कार्बोनेट ही होता है ना। तो वो इनसॉल्युबल वाला कार्बोनेट है जो सॉलिड फॉर्म में रेजिडी में मिला मुझे, और वो एफिशिएंस दे रहा है। और जो फिल्ट्रेट में चला गया वो सॉल्युबल वाला कार्बोनेट भी हो सकता है, वो बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। फिर आप सॉल्युबल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में कैसे फर्क करना था वो आपको याद है, हमने बात की थी कि मैग्नीशियम सल्फेट डालें, अगर वाइट 50 फौरन बन जाती है तो वो फिर कार्बोनेट है, और अगर हीटिंग पे बनती है तो वो फिर बाइकार्बोनेट है। तो इस तरह हम उसमें भी फर्क कर लेते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। इसी तरह है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑक्सलेट के साथ मौजूद हो। तो अब आपको पता है ऑक्सलेट जो है वो मौजूद है कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में, और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मौजूद है डाइल्यूट एसिड ग्रुप में। तो ये तो बड़ी आसानी से इनका हमें पता चल जाता है ना कि जब आप डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो एफर्विसेंस होगी, आपको पता चल जाएगा ये कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है। वो फिर आगे हम चेक कर लेंगे कि वो इनसॉल्युबल वाला कार्बोनेट है या सॉल्युबल वाला है या वो बाइकार्बोनेट है, उसके टेस्ट होंगे। अब जब आप उसको कंसंट्रेटेड एसिड जब डालेंगे तो एफर्विसेंस फिर दोबारा से होगी। अब ये दोबारा होना बता रही है कि अब इस ग्रुप में जो ऑक्सलेट आयन मौजूद है ना, ये उसकी वजह से अब दोबारा फर्बिसेंस हो रही है। तो इन दोनों में हम बड़ी आसानी से फर्क कर लेते हैं कि ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अच्छा, नाइट्राइट और नाइट्रेट ये दोनों भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। नाइट्राइट आपका डाइल्यूट एसिड ग्रुप में और नाइट्रेट आपका कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में। अच्छा, जब आप उसमें डाइल्यूट एसिड ग्रुप का रेडिकल आपने डाला, HCl डाला, तो रेडिश ब्राउन गैस निकली। ठीक हो गया, आपको पता चल गया टेस्ट करके कि भाई ये नाइट्राइट है। फिर आपने जब उसमें गए नाइट्रेट कंसंट्रेटेड ग्रुप में, तो फिर रेडिश ब्राउन गैस निकली। अब वहां पे आपने अब टेस्ट किया कि ये ब्रोमीन है या नाइट्रेट है, ये बात होगी। अच्छा, अब ब्रोमीन का टेस्ट तो आप कर लिया, स्टार्च और वो वाला टेस्ट आपने किया तो पता चला कि वो नहीं आया, इसका मतलब ब्रोमीन नहीं है, ये नाइट्रेट ही है। नाइट्रेट ही है, रेडिश ब्राउन गैस आई थी जो कंसंट्रेटेड ग्रुप में आई है, और उसके पहले चूंकि सिर्फ ब्रोमीन ही थी कलर सेम वाली, तो ब्रोमीन तो हमने वो स्टार्च की आई के टेस्ट से माइनस कर ली। अब रह गया नाइट्रेट। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि ये एक पीछे नाइट्राइट आया था और यहाँ पे अब नाइट्रेट है। लेकिन फिर इनको मजीद हम कंफर्म इस तरह करते हैं कि नाइट्राइट आयन को पहले हम रिमूव करते हैं, और फिर उसको हम नाइट्रेट आयन को फिर रिंग टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं। अब नाइट्राइट आयन को कैसे रिमूव करना है, उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक ये कि आप यूरिया ऐड करें, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करें, उसको बॉयल करें यहाँ तक कि कोई गैस ना निकले। तो नाइट्राइट गैस निकलने से मुराद ये कि उसमें से आपकी जो नाइट्राइट आयन है वो सारा डिकम्पोज होके नाइट्रोजन जो है वो उधर गैस की शक्ल में निकलती जा रही। तो नाइट्राइट जो है आपका वो वहां से आहिस्ता आहिस्ता रिमूव, यूरिया के साथ रिएक्शन के बाद हमारे पास नाइट्राइट आयन रिमूव होता जाता है। जी बेटा, इसमें मिक्सर सॉल्यूशन जो था उसको जब हम नाइट्राइट और नाइट्रेट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें मिक्सर सॉल्यूशन जो था यूरिया के साथ जब हम उसको रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 की मौजूदगी में और हीट करते हैं, तो उसमें से नाइट्रो जो आपकी ये जो यूरिया है इसके साथ नाइट्राइट के रिएक्शन की वजह से नाइट्रोजन गैस जो है वो इवाल्व होती है, प्लस CO2 गैस निकलती। तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस की शक्ल में इवाल्व हम कर देते हैं, निकल जाती है, और ये हमारा नाइट्राइट रिमूव हो जाता है, और फिर हम रिंग टेस्ट करके नाइट्रेट को चेक कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये एक अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दें, तो अमोनियम क्लोराइड के साथ भी इसी तरह ये नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस की शक्ल में रिमूव हो जाती है, नाइट्राइट इस तरह हमारे पास रिमूव हो जाता है, और नाइट्रेट आयन पीछे बच जाएगा। उसको फिर हम रिंग टेस्ट जो था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और FeSO4 के साथ हम चेक कर लेते हैं। तो वो रिंग जो कलर्ड रिंग उसका आता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि नाइट्रेट आयन भी मौजूद है। इसी तरह नेक्स्ट है जी सल्फाइट और थायोसल्फेट में, इसमें हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें भी ये थोड़ा सा इशू है कि सल्फाइट और थायोसल्फेट का इकट्ठा जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है, कि जो टेस्ट उधर हो रहे हैं राउंड अबाउट ही उधर हो रहे हैं, ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अब और आपको पता है दोनों हैं भी एक ही ग्रुप में, डाइल्यूट एसिड ग्रुप में। जब आप रिएक्शन डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो SO2 गैस निकलेगी। आपने गैस का टेस्ट किया, पता चल गया कि भी SO2 है। फिर आपने येलो कंटेंट्स देखेंगे तो वो भी वहां मौजूद होंगे, क्योंकि सल्फाइड भी है और थायोसल्फेट भी है। तो आप कहेंगे ये थायोसल्फेट ही है, सल्फाइड आपके जेहन में नहीं आएगा।
थायोसल्फेट आप देख लेंगे, फिर आप चले जाएंगे कंसंट्रेटेड ग्रुप से भी हुआ है, स्पेशल से भी हुआ है, और आपको नहीं पता चला भी कोई भी आगे मौजूद नहीं था, तो फिर आप वापस आएंगे और कहेंगे कि अब ये डाइल्यूट एसिड ग्रुप में ही दूसरा कोई था। फिर आपने चेक किया तो ज़्यादा बात फर्बिसेंस नहीं हुई, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट ऑफ हो गए, रोटनेक स्मेल नहीं है, सल्फाइड भी ऑफ हो गया, फिर रेडिश ब्राउन गैस नहीं है, नाइट्रेट भी ऑफ हो गया, तो आपके जहन में यही आएगा कि ये सल्फाइड और थायोसल्फेट इकट्ठे तो नहीं है कहीं। ठीक हो गया, तो फिर इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि मिक्सर का सोल्यूशन बनाते हैं, उसमें पोटेशियम क्लोराइड डालते हैं एक्सेस में, तो दो चीजें हमें मिलती हैं, एक रेजिड्यू मिलता है, एक फिल्ट्रेट मिलता है। जो रेजिड्यू आपके पास आएगा ऊपर, ठीक होगा, उसमें आप डाइल्यूट HCl ऐड करें, कलरलेस गैस निकलती है सल्फर बर्निंग में, यानी वही SO2 गैस निकलती है जो फिल्टर पेपर, जो पोटेशियम उसको वो ग्रीन कर, ये सल्फाइड की बात हो रही है। यानी पोटेशियम सल्फाइड जो बनता है वो प्रेसिपिटेट की शक्ल में, रेजिड्यू की शक्ल में आता है, और वो डाइल्यूट HCl के साथ ये टेस्ट हमें दे देता है SO2 गैस का, और हम कहते हैं सल्फाइड आयन जो है वो मौजूद है। और जो पोटेशियम का थायोसल्फेट बनता है वो फिल्ट्रेट में चला जाता है, वो सॉल्युबल होता है उसमें, फिर जब आप फिल्ट्रेट में HCl डालते हैं, डाइल्यूट HCl, फिर से उसी तरह SO2 गैस निकलती है जो उस पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को जो है वो ग्रीन कर देती है, और साथ सल्फर के येलो कंटेंट्स भी हमें नजर आते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये सल्फाइड और थायोसल्फेट दोनों यहाँ पे इकट्ठे मौजूद हैं। इसी तरह क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन दोनों मौजूद हों तो ये दोनों भी एक ही ग्रुप में, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में से ही हैं, तो इस वजह से अब क्लोराइड आयन और जो ब्रोमाइड है, दोनों को जब आप चेक करेंगे तो दोनों में से एक ही फोकस होगा आपका, जब आप फर्स्ट टाइम चेक कर रहे होंगे कि डाइल्यूट ग्रुप से निकला कुछ नहीं, कंसंट्रेटेड से रिएक्शन हुआ, तो या तो आप वो रेडिश ब्राउन कलर नजर आया तो आप ब्रोमाइड और नाइट्रेट को सोचते हुए ब्रोमाइड को टेस्ट करके उसका आप पोटेशियम स्टार्च और KI पेपर से आप उसको ब्रोमाइड को कंफर्म कर लेंगे, कहेंगे नाइट्रेट नहीं है। फिर स्पेशल पे चले जाएंगे, वहां भी कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर आप वापस आएंगे कि ब्रोमाइड के साथ ही कुछ और निकला है। नाइट्रेट तो हम कंफर्म कर चुके हैं ब्रोमाइड से फर्क करते हुए कि भाई वो तो था नहीं, ठीक है, फिर विनीगर स्मेल भी ना हुई, एफर्विसेंस भी ना हुई, तो अब आयोडाइड और क्लोराइड ही पीछे बचे हैं, तो फिर आप देखते हैं किसी रेडिश ब्राउन के साथ वायलेट वेपर तो नहीं निकल रहा है, ठीक हो गया, और या इसी यानी आप ब्रोमाइड को और आयोडाइड को चेक करेंगे, और ब्रोमाइड के साथ क्लोराइड को करते हैं। पहले हम अब ब्रोमाइड और क्लोराइड को चेक करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि मिक्सर सोल्यूशन में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालें और उसको हीट करें बहुत ज्यादा, तो उसमें से ब्रोमीन निकल जाएगी। फिर सिल्वर नाइट्रेट डालें तो सिल्वर क्लोराइड के वाइट 50 बन जाना, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होते हैं, तो ये क्लोराइड को कंफर्म कर देगा। इसके अलावा क्लोराइड क्लोराइड टेस्ट भी किया जा सकता है, ठीक होगा, वो भी क्लोराइड को कंफर्म कर देगा। इसके अलावा लेयर टेस्ट कर लें क्लोरीन वाटर के साथ, डाइल्यूट H2SO4 और KMnO4 के साथ, तो वो भी ब्रोमीन का बता दे कि ब्रोमाइड आयन यहाँ पे मौजूद है। जब ब्रोमाइड का हम पहले पता चला चुके हैं, तो क्लोराइड आयन को हमने क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है उससे क्लोराइड आयन का पता चला सकते हैं, या सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम क्लोराइड आयन का पता चला सकते हैं। और अगर क्लोराइड आयन आपको कंफर्म हो चुके हैं, ठीक है, जो वाइट फ्यूम्स आपने उसके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी हासिल कर ली हैं, और ब्रोमाइड को कंफर्म करना है, तो फिर ये क्लोरीन वाटर वाला टेस्ट कर लें कि लेयर जो है, लेयर टेस्ट है ना, CCl4 की लेयर भी साथ मौजूद होती है, क्लोरीन वाटर ऐड करते हैं, वो क्लोरीन चूंकि रेक्टिव है, वो ब्रोमाइड को उसके कंपाउंड में से निकाल के ब्रोमीन बना देती Br2, वो Br2 ऑरेंज कलर की लेयर बना देता है CCl4 या CS2 के अंदर, और इससे हमें पता चल जाता है कि ब्रोमीन यहाँ पे ब्रोमाइड आयन मौजूद है। इसी तरह अगर क्लोराइड और आयोडाइड में फर्क करना है आपने, तो फिर न्यूट्रल सोल्यूशन जो आपने लिया है मिक्सर सोल्यूशन, उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करें, फिल्टर कर लें, रेजिड्यू को कलेक्ट कर लें, प्रेसिपिटेट तो आ जाएंगे, जरा सिल्वर क्लोराइड भी आ जाएगा, सिल्वर आयोडाइड भी आ जाएगा। अब आप उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें और उसको फिल्टर कर लें। अब रेजिड्यू में सिल्वर आयोडाइड रेजिड्यू में रह जाएगा, क्योंकि वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हल नहीं होता। क्लोराइड चूंकि हल हो जाता है, वो फिल्ट्रेट में चला जाएगा, ठीक होगा। अब रेजिड्यू को देखेंगे तो चूंकि सिल्वर आयोडाइड ही है सिर्फ, तो वो येलो कलर का होगा, उससे हमें पता चल जाएगा ये आयोडाइड है। और जो फिल्ट्रेट था उसमें आप नाइट्रिक एसिड डालें, नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो नाइट्रिक एसिड जाके अमोनिया को कर देगा, बैलेंस कर देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिक पीएच है उसको बैलेंस कर देगा, तो वो सिल्वर क्लोराइड के दोबारा से वाइट 50 आ जाएंगे, और ये हमें बता देगा कि भाई यहाँ पे क्लोराइड भी मौजूद है और
आयोडाइड भी मौजूद है। अच्छा, ब्रोमाइड और आयोडाइड में फर्क करना हो तो उसमें भी हम लेयर टेस्ट, क्लोरीन वाटर वाला जो टेस्ट है वही करते हैं, CCl4 और CS2 के साथ ना। तो उसमें हम जब आप क्लोरीन वाटर ऐड करेंगे तो आपका जो लेयर है, ऑर्गेनिक लेयर है, वो वायलेट हो जाएगी। ये आयोडीन को, क्योंकि आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव थी, तो क्लोरीन जाके पहले उसको डिस्प्लेस करेगी आयोडीन को। तो पहले आयोडीन डिस्प्लेस होके आयो2 आएगा, वो वायलेट कलर दे देगा। फिर उसके बाद और आप ऐड करते जाएंगे तो अब ब्रोमाइड आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ब्रोमाइड जब आएगा तो वो ब्रोमी आके जो है वो अपना कलर जो है ना, ब्रोमाइड जो Br2 की शक्ल में आएगा, तो वो भी उस लेयर को ऑरेंज बना देगा Br2 की वजह से। तो वो ब्रोमाइड का भी टेस्ट हो गया, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे आयोडीन भी है और ब्रोमीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड दोनों मौजूद है। और लास्ट में है जी नाइट्रेट और ब्रोम या के साथ ब्रोमाइड या आयोडाइड इकट्ठे आ जाए। नाइट्रेट के साथ ब्रोमाइड या आयोडाइड ही इकट्ठे हो जाएं। तो नाइट्रेट में तो हम कहते हैं कि स्टार्च के आई, उसका ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए तो हम स्टार्च के आई का पेपर यूज कर रहे थे ना, तो उसने वो ब्लू कलर दे देता है। ब्रोमाइड के साथ भी, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ कर लें तो पेल येलो पिपटी आ जाती है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कुछ हल भी होती है। ठीक हो गए। और इसी तरह के आई पेपर के साथ ब्लू भी है, और कूलर पार्ट जो है, ठंडा पार्ट, उसके ऊपर वो ब्लैक आ जाती है, तो फिर वो आयोडीन है। ठीक हो गया। आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ येलो पिप्टी को ज्यादा कंफर्म, फर्दर कंफर्म कर देती कि वाकई यहाँ पे आयोडाइड मौजूद है। ठीक हो गया। अब तीसरा है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाय हीटिंग कॉपर या जिंक पीसेस, तो फिर वो नाइट्रेट का हो गया। यानी आपका, यानी इसने दो यहाँ इकट्ठे कर दिए कि नाइट्रेट के साथ ब्रोमीन मौजूद है या नाइट्रेट के साथ आयोडीन मौजूद है। ठीक हो गया। तो ब्रोमीन और आयोडीन में तो हमने नाइट्रेट नाइट्रेट और ब्रोमाइड जो है, इनमें फर्क करना हो तो फिर तो हमने कहा कि आप वो ले लें, टेस्ट कर लें उसको। स्टार्च के आई पेपर के साथ करेंगे तो वो ब्रोमाइड टेस्ट देगा, नाइट्रेट नहीं देगा। और कॉपर जिंक के पीसीज या का पेपर पैलेट के साथ टेस्ट करेंगे, NO2 गैस और निकलेगी, ये नाइट्रेट देगा, ये ब्रोमाइड नहीं देगा। इस बेस पे हम फर्क कर सकते हैं। इसी तरह अगर आयोडाइड हो, ब्रोमाइड की बजाय आयोडाइड हो, तो आयोडाइड भी स्टार्च के आई के साथ कलर देता है, ब्लू कलर भी देता है, और टेस्ट ट्यूब का पार्ट जो है वो भी ब्लैक होता है, तो जो ठंडा पार्ट। और सिल्वर नाइट्रेट के साथ वो येलो पिप्टी देता है। ठीक होगा, ये आयोडीन को कंफर्म कर लेगी। और नाइट्रेट को आप कॉपर जिंक के पीसेस के साथ कंफर्म कर चुके होते हैं। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी टेस्ट करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ऐड करें, हीट करें, तो अमोनिया गैस, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट जो होते हैं वो बेस के साथ मिलके अमोनिया गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो अमोनिया गैस इवाल्व होगी, जो आप उसके HCl के साथ उस गैस को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो मिक्सर सोल्यूशन को पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने ट्रीट किया, बॉयल किया, अमोनिया गैस उसमें से इवाल्व होती है, तो वो होती जाती है, निकाल देते हैं हम सारी। ठीक हो गए। टिल नो अमोनिया गैस, यानी अमोनियम का साल्ट जो हमने वो डिकम्पोज कर दिए। हाँ, असल में पॉइंट ये था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ने अमोनियम का जो साल्ट है ना, उसको डिकम्पोज किया। यानी आपका कैटायन नाइट्रेट आयन है, इसी तरह आपका अमोनियम बेसिक रेडिकल के छठे ग्रुप में अमोनियम का रेडिकल भी तो है ना, तो वो साथ अगर मौजूद हो तो फिर ये गड़बड़ दोनों कर सकते हैं ना। तो उसके लिए फिर हमने पहले बेस डाली है, बेस डाल के बॉयल किया ताकि अमोनियम का साल्ट डिकम्पोज हो जाए और अमोनिया गैस इवाल्व हो जाए। अब अमोनियम खत्म कर दिया है, अब हमने नाइट्रेट आयन, जिंक डस्ट डाली है या एल्यूमिनियम पाउडर डाला, हीट किया है, तो अब अमोनिया गैस जो निकलेगी ये उसके साथ निकलेगी, नाइट्रेट के साथ निकलेगी। यानी जो नाइट्रेट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके आपका बेस के साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस देता है, लेकिन जिंक डस्ट या एल्यूमिनियम पाउडर की मौजूदगी में देता है। ठीक हो गया। वैसे नहीं देता। तो अमोनियम का जो साल्ट होता है वो तो डायरेक्ट ही अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके तो अमोनिया गैस देना शुरू कर देता है। तो हमने पहले अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाली और उसको हीट किया कि अगर अमोनियम का साल्ट यहाँ मौजूद है तो वो पहले उसकी वजह से अमोनिया गैस जो बननी है वो निकल जाए, वो खत्म हो जाए। क्योंकि बाद में ये ना हो ना कि वो अगर वो भी मौजूद हो तो गैस उसकी वजह से आ रही है और मैं समझ रहा हूँ कि ये नाइट्रेट है, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। इसलिए पहले अमोनियम साल्ट की वजह से जो अमोनिया गैस थी उसको पहले खत्म किया, वो हो गई। अब जिंक और एल्यूमिनियम डालें तो अब नाइट्रेट आयन भी अमोनिया गैस ही देते हैं, लेकिन वो जिंक डस्ट या एल्यूमिनियम पाउडर वगैरह की मौजूदगी में देते हैं। और फिर हम ये हमारे पास अमोनिया गैस आती है जिसको हम HCl रॉड से टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये नाइट्रेट आयन को कंफर्म कर देता है कि वाकई नाइट्रेट आयन बन चुका है।
इसमें मौजूद है, प्रेजेंस है उसकी, और कंफर्म हो जाता है हमारे पास।